हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जो बच्चे नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर नहीं बन रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। जो बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपने उसको फॉलो कर लिया आपके नीट 2026 में 650 प्लस स्कोर हो सकता है। देखो, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग पूरी केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसे आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये आज हमारा पहला क्लास है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके नीट 2025, 2024 में, 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फिर मैं पूरी थ्योरी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और आपने अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं, सर कुछ ऐसा आपके पास कोर्स है क्या जिससे हम लोग आसानी से मात्र 70-80 घंटे पढ़ के फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्या? ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं इसको पूरा डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिए, नीट 2026 के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रहार बैच। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रहार बैच की पूरी डिटेल्स, ठीक है। इसमें आपको पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी कराई जाएगी मात्र 80 आवर्स में। ध्यान रखिएगा सर, क्या 80 आवर्स में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री डिस्कस होगी? बिल्कुल, 80 घंटे में पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री डिस्कस होगी, ठीक है। ठीक है, क्या सर इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा? बिल्कुल, इसमें आपको पूरा PYQs मिलेगा। लगभग आप मान के चलो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल, ठीक है। PYQs पूरा लेके तो थ्योरी तो रहेगा ही और पूरा क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। सर इस कोर्स की खास बात क्या है? इस कोर्स की खास बात ये होगी ना, जैसे आप कहीं पे पढ़ने जाते हो तो फिजिक्स आपको कितने घंटे में पढ़ाई जाती है? पूरे साल का जोड़ोगे तो 400 से 500, 600, 700 घंटे, पता नहीं कितना होता होगा। इतना इतना नोट्स आपको बनवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स आपको केवल कितना घंटे में पढ़ाया जाएगा? 40 आवर में। उसी प्रकार केमिस्ट्री कितना होगा? 40 से 45 आवर में। मतलब इसमें इतने में ही पूरी आपकी फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री करा दी जाएगी, ठीक है। गारंटी लीजिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी जो नीट 2025 का पेपर हुआ है उसमें मैंने आपको केमिस्ट्री का प्रूफ वीडियो दिया था और दिखाया था लगभग 170 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार इसमें अपडेट किया गया है काफ़ी कुछ चीज़ें। तो ये मान के चलो कि नीट 2026 में जो पेपर होगा, अगर आपने इस कोर्स को फॉलो कर लिया तो आपके केमिस्ट्री में कितने 170 प्लस आराम से आ जाएंगे। और फिजिक्स में अगर पेपर हार्ड हुआ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, तो 160 प्लस आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ये यकीन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि और यकीन कैसे होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक लिंक मिलेगा, ठीक है, प्रूफ वीडियो लिंक, उसको देख लीजिएगा, फिर वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है और चाहते हो उसको 1 से 2 महीने में पूरा कंप्लीट कर लूँ और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है प्रहार बैच। अब ये ज्वाइन कैसे करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको वीडियोज़ और PDF सब मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, सबका आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है। आप बस जाइए दुकान पे, प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट कितने पेज का होगा? बहुत ज़्यादा होगा, 300 पेज का ही होगा। 300 पेज में आपकी पूरी कंप्लीट करा दी गई, 300 से 400 मान लेते हैं, इतने में ही पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री करा दी जाएगी, ठीक है। तो PDF आपके पास रहेगा, जाके प्रिंट आउट लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका प्राइस कितना है, तो ध्यान रखिएगा इसकी प्राइस पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, ध्यान रखिएगा पूरे बैच की जो प्राइस है 1 साल वैलिडिटी के साथ मात्र 599 है। न तो 1000 है, न तो 2000 है, न तो 3000 है, न तो 4 है। याद रखिएगा 599 में ही आपको ये पूरा मिलने वाला है। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप मिलेगा, मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे, कुछ आपको पूछना होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड आपको डाउट हो तो मुझे 7827408700 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है आकाश एकेडमी। यहाँ पर आप देख सकते हो आकाश एकेडमी के नाम से एक ऐप मिलेगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइएगा, इसको सर्च करिएगा, ये हमारा लोगो है, इस तरह से आप देखेंगे और इसमें जाएंगे आपको प्रहार बैच मिलेगा, ठीक है। प्रहार बैच में जाके आप यहाँ से पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको वो कोर्स शो हो जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको एक काम करना है, क्या, ये जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है इस पर आपको मुझे मैसेज करना है, ठीक है, कि सर मैंने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। फिर मैं आपको जो हमारा मेंटरशिप ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपको कोई डाउट होता है, कुछ पूछना हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। क्लियर?
अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के जो भी हमारा लेक्चर है उस पर चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट का हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा, फटाफट देखना, 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एमंग द फॉलोइंग चूज द वन इक्वल नंबर ऑफ एटम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब देखो मॉलिक्यूल है ना। एटम का मतलब होता है जो सिंगल हो, जैसे हीलियम एटम होता है, अकेले है ना। तो एक से ज़्यादा हो तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट कितना दिया है, वेट दिया है 212, तो 212 अपॉन 106, इतना मोल्स आ गया। अब आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल आ गया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 और ये एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल Na2CO3 का होता तो कितने एटम होते। तो देखो ऑक्सीजन के 3 एटम, कार्बन के 1 और सोडियम के 2, तो 3 + 2 + 1 यानी कि 6, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एटम में अगर एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है तो इतने अगर मॉलिक्यूल होंगे तो क्या करेंगे, 6 × 2 × क्या कर देंगे, Na कर देंगे। देखो लेक्चर में बहुत अच्छे से आगे कराया गया है, तो अभी जब आप लेक्चर देखोगे ना तो उसमें ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसका कैसे निकालेंगे बताइए, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करेंगे, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फिर एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स है कितने, 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ऐसे चारों निकालेंगे और कंपेयर कर लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए रहिएगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये तो मैं आपको अच्छे से कराया हूँ। तो क्या इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है, बिल्कुल। कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, बिल्कुल। कांस्टेंट प्रोपोर्शन आता है, बिल्कुल। क्या गैसियस वॉल्यूम आता है, नहीं। तो यानी कि ये उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। देखो ये सब नीट में क्वेश्चन आए गए हैं। अभी जो 2 क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस किए नीट 2025 में आया था। अब नीट 2024 में देखो क्या पूछा गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज, हीलियम एटम सबसे ज़्यादा किसमें है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 मोल ऑफ हीलियम। अच्छा ये बताओ, अगर 1 मोल हीलियम होता तो उसमें नंबर ऑफ एटम, क्योंकि हीलियम तो एटम ही होता है ना, मॉलिक्यूल तो होता नहीं क्योंकि अकेले है, तो क्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो 4 मोल में कितना हो जाएगा, 4 × Na हो जाएगा, सही है। चलो यहाँ देखो 4 EU है, U का मतलब होता है AMU, AMU का मतलब होता है ग्राम, यानी कि 4 ग्राम हीलियम है। क्या है, 4 ग्राम। 4 ग्राम हीलियम का मतलब मोल्स निकालने के क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन एटॉमिक वेट, हीलियम का 4 होता है तो यानी कि 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितने, 1 × Na कर देंगे, ठीक है। अभी तक देखो ये ज़्यादा है, 4 Na ज़्यादा है। 4 ग्राम हीलियम है, वही चीज़ है, तो 1 Na होगा। इसको कैसे निकालेंगे, STP पर वॉल्यूम दिया है, यानी कि 2.27 अपॉन 22.4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि ये भी कम आएगा, ये तो 1 से कम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन आता है आप देख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर पूरा गाइडेंस, पूरा कोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH की बात कर रहा है, वाज ट्रीटेड विथ 25 ml। अच्छा, इसको हम HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा, NaCl + H2O बन जाएगा, और ये है 25 ml और 0.75 m HCl है, ठीक है। चलो, और ये कितना दिया है, 1 ग्राम। आपसे पूछा है कि मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लेफ्ट होगा, रिएक्शन हो गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास लेफ्ट होगा। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर वेट होता है 40, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा, है ना, यानी कि 0.25, यानी कि 0.025 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 0.75 इंटू क्या कर देंगे, 25 कर देंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल लेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये क्या दिया है, 0.75 क्या है, मोलरिटी है, तो मोलरिटी होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है, लीटर, ध्यान रखिएगा। अब मोलरिटी कितना दिया है, 0.75 दिया है। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है,
वॉल्यूम कितना दिया है 25 ml, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर एक ml होता है 10 की पावर -23, यानी कि 10 की पावर -23 सॉरी 10 की पावर -3 है ना, इसको कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा तो इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे। अब देख लेना ये चीज़ ज़्यादा होगा ये कम होगा, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, यही नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे NaOH के बचेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन हो गई, ये खत्म हो गया, ये बचेगा, कितना बचेगा, तो जितना ये जाएगा उतना ये भी जाएगा, तो 0.025 में इसको सब्सट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स बचेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मास पूछा है, तो मास कैसे निकालेंगे, अगर मोल्स आ गया है तो मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो यानी कि मॉलिक्यूलर वेट से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से आपका मास निकल आएगा। सिंपल सा था, है ना, कितना आसान क्वेश्चन था, कर लीजिएगा, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि छोड़ दें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, एक कंपाउंड यक्स कंटेन, ठीक है, एक कंपाउंड यक्स है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। एम्पिरिकल फार्मूला एक्स का क्या होगा, ठीक है, ए कितना दिया है 32%, बी कितना दिया है 20%, और उसके बाद यहाँ पर सी दिया है आपका रिमेनिंग का मतलब 100 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 52 आ गया, यानी कि 48% आ जाएगा, ठीक है। इसमें एम्पिरिकल मास पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो परसेंटेज दिया होता है ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो 32 अपॉन कितना आ जाएगा 64, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, क्योंकि ये मास है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, यहाँ से नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 अपॉन कितना दिया है 40 दिया है, इसका कितना दिया 32, तो अपॉन 32 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/2 यानी कि 1:1:3 आ जाएगा, यानी कि 113 वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, A1 होगा, B1 होगा और C कितना होगा 3 हो जाएगा, सिंपल सा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पूछा गया है 4.74 ग्राम ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, एक कंपाउंड है जिसमें इतना पोटेशियम है, इतना एल्युमिनियम है, इतना सल्फेट है और इतना वाटर है। आपसे पूछा है टोटल मास दिया है इतना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपीरिकल फार्मूला निकालेंगे, सब पढ़ाया गया है, जाके देखिएगा, इंपीरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सोडियम के लिए निकालेंगे तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 0.39 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 39, यह एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 39, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए 27, यानी कि 27 से डिवाइड करेंगे। SO4 के लिए 1.92, आई थिंक इसका कितना 192 आएगा, देख लीजिएगा जो भी आए, इसका 216, और वाटर का कितना हो 18। अब यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे सबका, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है, इसको आप निकाल लीजिएगा, ये 0.01 आएगा, ये भी 0.01 आएगा, ये भी 0.01 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे, तो उस तरह से आपका निकल आएगा। हालांकि ऑप्शन आपको पता होगा, ये फिटकरी का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकालिएगा, फिर इंपीरिकल मास निकालिएगा, मास, इंपीरिकल मास निकालने के बाद मॉलिक्यूलर मास दिया है 948, इंपीरिकल मास से डिवाइड कर देंगे, तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसका इंपीरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक दो क्वेश्चन और है, उसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, आपको देखो यहाँ पे मोल दिया है, वेट दिया है, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पूछा गया है इसमें हाउ मच ग्लूकोज इज नीडेड टू प्रिपेयर, इतना तो हो जाएगा। आपसे यहाँ पे ग्लूकोज का मास पूछा है, मोलरिटी दिया है 1/20, तो मोलरिटी होता है मोल्स, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 दिया भी है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम लीटर में, तो 250,000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके नीट 2024 और 2025 में पूछे गए हैं, तो ऐसे ही आपको भी करना है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ H2O2 हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले से मॉलिक्यूल देखते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 1 अपॉन H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 × 2 + 2 कितना आ जाएगा 34, ये 34 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देख लेना कि इस किसके बराबर है, चारों निकाल के चेक कर लेना किसके बराबर है, आई थिंक ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का पूरा जो भी हमारा थ्योरी है उसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एटम। एटम क्या होता है फटाफट देखिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम ही होता है। एटम से छोटा पार्टिकल एक्चुअली होता है, बट रिएक्शन में केवल एटम ही लेंगे। एटम से छोटा आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो हमेशा क्या लिखोगे, एटम को ही लिखोगे। जैसे यहाँ देखो H2 प्लस O2 और ये H2O बन गया, ठीक है। और याद रखिएगा ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। अगर इधर ऑक्सीजन था तो इधर भी ऑक्सीजन रहेगा, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन ही रहेगा। तो एटम हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इस तरह से आप देख सकते हो। मॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो, याद रखिएगा वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन एक एटम है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के फॉर्म में होगा नहीं, O2 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो जनरली जो आपके एटम होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं, इंडिपेंडेंट उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। या फिर H2O मिल सकता है आपको, है ना, H2O के फॉर्म में मिल सकता है ऑक्सीजन। इसमें देखो ऑक्सीजन है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट हो सकता है लेकिन एटम इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्लियर है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है फटाफट देखिएगा। एटॉमिक मास का के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली जो एटॉमिक मास होता है, जैसे मान लो अगर आपने कार्बन सुना होगा, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है। आपको पता है 12 ग्राम जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जहां पे ग्राम लग जाए ना, समझ लीजिएगा कि ये 1 मोल की बात हो रही है। इस लाइन को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। जहां पे ग्राम शब्द लग जाए, ग्राम वर्ड लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे ये 1 मोल की बात कर रहा है। मतलब 1 मोल कार्बन का जो वेट होगा वो 12 ग्राम होगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास केवल एक एटम है, कार्बन का केवल एक एटम है, इसका मास कितना होगा, तो याद रखिएगा ये ग्राम में, इसको आप 12 ग्राम नहीं बोलोगे। 12 ग्राम बोल रहे हो ये गलत है। ग्राम कब होता है, 1 मोल। यानी कि अगर मैं ये पूछूं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम, अगर इतने एटम कार्बन के होंगे तो उसका हो जाएगा कितना, 12 ग्राम होगा। 1 मोल का जो वेट होता है वो 12 ग्राम होता है। बाकी अगर एक एटम्स का पूछा जाए तो वो 12 ग्राम नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर एक एटम का फिर कितना होगा, तो आप खुद सोचो, खुद से दिमाग लगाओ। तो अगर आप खुद से दिमाग लगाओगे तो समझ पा सकते हो कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हैं, या इसको शॉर्ट में Na बोल सकते हैं, या फिर आप इसको 1 मोल भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा। तो 1 मोल में कितने एटम हो सकते हैं, या कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या कितने आयंस हो सकते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने एटम भी बोल दिया, मॉलिक्यूल भी बोल दिया, आयंस भी बोल दिया। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर केवल एटम की बात करेगा, अगर मान लो कोई एटम है तो वहां पे एटम बोलेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, और अगर कोई आयन होगा तो वहां पे 1 मोल आयन बोलेंगे। बात समझ में। तो देखिए क्या है जो आपकी स्पीसीज है ना, वो क्या है, एटम है, कंपाउंड है, आयन है, क्या है ये पहले देख लो, ठीक है। अब आपको पता है ये 1 मोल है ना, तो इतने 1 मोल में यानी कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने आयंस, मॉलिक्यूल या फिर एटम जो भी होगा, इतना का वेट कितना होता है। जैसे कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन तो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। ऐसा आप बोल सकते हो, 12 ग्राम बोल सकते हो। एटॉमिक वेट जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 मोल का वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। अगर कोई एटम है तो एटॉमिक वेट बोलेंगे, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है। जैसे कार्बन है, कार्बन एटम है ना, अकेले है, तो यानी कि 12 ग्राम हो जाएगा। और अगर मान लो वही ऑक्सीजन O2 होता है तो ये मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो 32 ग्राम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो 1 मोल का अब आपको ये समझ में आ गया कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने अगर मान लो कार्बन होंगे तो इसका वेट होगा 12 ग्राम। तो बताओ एक कार्बन का वेट कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा दें, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 12 कर देंगे अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे ना, ये जो 1 अपॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, Na बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। यानी कि मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन Na इंटू 12। ये जो 1 अपॉन Na होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं AMU। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि आ जाएगा 12 AMU। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। बात समझ में आ गया। AMU यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी आपसे एक एटम का पूछे तो AMU लगा देना, है ना। और AMU का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन Na होता है। बात समझ में आ गया। और 1 मोल का पूछा जाए तो ग्राम लगाइएगा। ये जो आप बार बार ग्राम पढ़ते हो ना कि इसका कार्बन का 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का इतना ग्राम होता है, ये सब ग्राम ग्राम लिखा होता है, ये सब एक मोल की बात करता है, याद रखिएगा। कभी आप AMU नहीं पढ़ोगे, पूरे केमिस्ट्री में आपको हमेशा ग्राम मतलब मोल की ही बात करेगा, कभी एक एटम की बात नहीं करेगा।
तो अगर एक सिंगल एटम होगा, 2 एटम होगा, 3 एटम होगा, तो इसके लिए आप क्या यूनिट लगाओगे? एएमयू लगाओगे। क्या ये याद रहेगा आप सभी लोगों को? ठीक है। अब देखो मैं आगे आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में शुरू में जब एटॉमिक मास की बात हो रही थी, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड एटम बनाया गया वो कार्बन को, याद रखिएगा, कार्बन C12 को एक स्टैंडर्ड एटम बनाया गया। क्योंकि जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है ना, पहले एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, वो एवरेज हाइट है। एवरेज हाइट मतलब ठीक ठाक हाइट है 165। अगर 165 से जिसकी ज्यादा होगी, 165 सेंटीमीटर से, वो उसकी हाइट ज्यादा है, और 165 से जिसकी कम है उसकी हाइट थोड़ी कम बोल सकते हो। इस तरह से होता है कि नहीं? या मतलब रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोग 150 बोल सकते हैं, कुछ लोग 160, लेकिन जनरली 165 लेते हैं। अगर आप कहीं जैसे किसी चीज की तैयारी करो, किसी कंपटीशन, जो हाइट लेते हैं जनरली 165 के ऊपर नीचे लेते हैं ना। 165 या ऊपर उससे है तो आप सिलेक्ट हो पाओगे, फिजिकल जो होता है उसमें आप सिलेक्ट हो पाओगे। अगर 165 से नहीं कर पाओगे तो वही मतलब वहां पे एक रेफरेंस बना देते हैं। तो यहाँ पे जो रेफरेंस बनाया गया है वो कार्बन C12 को बनाया गया है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनना। आप क्या करो, एक कार्बन C12 का मास निकाल लो। एक कार्बन C12 का मास निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक डिवाइस होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं। उससे क्या करते हैं, एक कार्बन C12 का बहुत छोटा एटम होगा कार्बन, तो एक एटम का मास निकाल लेंगे, उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, एक एटम का मास निकालने के बाद उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे देख सकते हो, एक AMU क्या होगा, एक कार्बन का मास निकाल लो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, इसको 1 AMU बनाएंगे। तो एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/, मतलब कि याद रखिएगा, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर मैंने बताया था, मास स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप एक कार्बन का मास निकाल सकते हो। जब एक कार्बन एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से निकाला गया, तो वो निकल के आता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23। ये आपको याद नहीं रखना है। बट हाँ, एक एएमयू बताओ क्या होता है। मैंने बताया था कि एएमयू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक मास का, एक कार्बन का जो मास है उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या इसी को आप लोग 1/Na भी बोलते हो। मैंने बताया था ना, 1/Na भी बोलते हो ना, इसी को एक एएमयू बोला जाता है। तो एक एएमयू अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये याद कर लेना, 1.66, अगर 1 एएमयू को आप ग्राम में चेंज करोगे ना, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। आई थिंक आप लोगों को ये याद रहेगा। ठीक है? अगर आप एक एटम का मास निकालोगे, तब एक ऑक्सीजन में एटम का मास, तो बस आपको एएमयू लगा देना। हर जगह आपको क्या करना, एएमयू। जैसे एक ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, केवल एक सिंगल, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 एएमयू हो जाएगा। अगर आपसे 1 मोल ऑक्सीजन की बात करेगा, तब ये 16 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन एटम बोलेगा तो 16 ग्राम होगा, और अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेगा, O2 बोलेगा, तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग को किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप एएमयू क्या होता है, ये सब क्या होता है, सब समझ में आ गया कि एक एटम होगा तो क्या होगा, एक मोल होगा तो क्या होगा। इस तरह से सारी चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है? आपको पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल या एटम मॉलिक्यूल आयंस होते हैं? बताया था 6.02 10 की पावर 23। मोलर मास आपको पता होना चाहिए। एक मोल का जो मास होता है वही होता है जो कि ग्राम में होता है ना। बताया था कि एक मोल का जो मास होगा वो हमेशा ग्राम में ही आएगा, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं पता है? जैसे मान लीजिए आपको H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सबका एटॉमिक मास दिया रहेगा। जैसे वैसे याद भी रहता है, 20 तक याद कर लेना, 1 से लेकर 20 तक। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो सबसे पहले उनका एटॉमिक मास लिख लो, इनटू जो इसके नंबर उसका मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का होता है 16, इसको सॉल्व करोगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 ग्राम। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ रहा है? तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, तो सभी का आप ऐड कर दो। इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। H2SO4 का कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2। सल्फर का हो जाएगा कितना, 32। एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया रहता है, बट मैं फिर से बोलता हूँ कि आप लोग 20 तक याद कर लेना कैसे भी करके। ठीक है? और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कर देंगे तो ये 98 आ जाएगा। इस तरह से अगर एक H2O मॉलिक्यूल होगा, एक H2O की बात करेंगे सिंगल, तो 18 AMU होगा, और एक मोल की बात करोगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कैलकुलेट इट्स मोलर मास, तो आपको इसका मोलर मास बताना है कितना होगा। तो मोलर देखो, एक एटम का मास है इतना, तो एक मोल का बताना, कर लोगे? अरे यार सिंपल सी बात है, एक एटम का मास कितना है, 6.66 इंटू 10 की पावर -24,
और इसका मोलर मास का मतलब एक मोल का मतलब Na एटम का कितना हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 4 ग्राम। यही हो जाएगा मोलर मास, मतलब एक एटम का मास दिया है, एक मोल का पूछा है, एक मोल में कितने एटम होते हैं, योगादर नंबर, यूनिटरी मेथड लगा दो, खत्म बात है ना। अच्छा एक बात बता दूं, अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है ना तो यकीन मानिए मोल का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। मोल अगर कोई नहीं सीख पाता तो मैं उसके सबसे बड़ा रीजन मानूंगा उसको यूनिटरी मेथड नहीं आता है। बिना यूनिटरी मेथड के आप मोल कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं सकते। कुछ लोगों को अगर यूनिटरी मेथड नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए में आप जब मार्केट में ले जाते हो तो आपको 5 पेन मिलता है। तो अगर आपके पास 15 रुपए होंगे तब, 15 नहीं, चलो 20 मान लेता हूँ, नहीं तो पेन को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 20 रुपए है तब कितने पेन मिलेंगे पता है? तो क्या आपको 10 मिलेंगे, 10 पेन। देखो इसको तो आपने कर लिया कॉमन सेंस से, लेकिन मैथमेटिकल तरीके से कैसे करोगे बताओ? क्या ये 10 ऐसे आया होगा, मैंने इस 20 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया होगा और यहाँ पे जो 10 होगा ये वाला इससे डिवाइड किया होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, कुछ गलत कर दिया, ये 20 था ना, ये 20 × 5 कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 10 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब इससे हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमेशा डिवाइड करेंगे, इस तरह से आपको टोटल निकल आएगा। जैसे मैं आपसे ये पूछूं 40 रुपए के 10 पेन मिलते हैं, ठीक है, तो 15 पेन कितने का मिलेगा? तो 15 पेन कितने का मिलेगा? तो क्या मैं ऐसे कर दूं, देखना अभी लोग आप लोग गलती करोगे, 15 × 10/40 कर दो, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा। पहले देखो पेन 2 बार लिखा है ना, तो हमेशा शुरुआत पेन से करो। तो अब ऐसे क्वेश्चन लिखो, 10 पेन कितने का मिल रहा है, 40 रुपीज में मिल रहा है, तो 15 पेन कितने का मिलेगा, तो 15 × 40/10 का मिलेगा, बस सॉल्व कर लो आंसर हो जाएगा। तो 10 पेन मिलता है 40 रुपीज में, तो 15 पेन मतलब पेन 2 बार, 2 बार पेन से शुरू करो, पेन से शुरू करना है। समझ में आ रहा है? इस तरह से यूनिटरी मेथड अगर आप सीख लिए हो तो यकीन मानिए अब क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। कुछ क्लियर हुआ? चलो मैं एक काम करता हूं, मोल को एक लाइन में खत्म कर देता हूं, मोल का सारा टेंशन ही खत्म कर देता हूं केवल एक लाइन में, और ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूं कि एक मोल, ठीक है, ये तो एक मोल एक खुद ही एक यूनिट है, जैसे डजन होता है एक दर्जन, है ना, केले नहीं आते क्या बोलते, भैया एक दर्जन केले दे दो, तो दर्जन भी एक यूनिट है, डजन भी एक यूनिट ही है ना, ठीक है। वैसे एक मोल एक यूनिट, ये खुद ही अपना एक यूनिट है, ठीक है। तो एक मोल में कितने एटम मॉलिक्यूल हो सकते हैं बताओगे? 6.02 × 10⁻23, यानी कि ये नंबर होगा। क्या ये नंबर होगा? अब वो नंबर किसी का भी हो सकता है, अगर एटम होगा तो एटम लेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल, और आयन होगा तो आयन। क्या एक मोल का वेट आपको पता है? एक मोल का वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना, एक मोल का वेट कितना होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मोल कुछ है, जैसे मान लो एक मोल ऑक्सीजन है, तो उसका जो वेट होगा कितना होगा, 32 ग्राम, मॉलिक्यूल है तो 32 ग्राम। यानी कि क्या एक मोल का जो वेट होगा, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास लिखेंगे, और अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। क्या ऐसा बोलना बिल्कुल करेक्ट है? देख लीजिए, एक मोल का जो मास होगा, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, जैसे कार्बन होगा तो 12 ग्राम लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन O2 है तो उसका 32 ग्राम लिखेंगे, मॉलिक्यूलर। H2O है वाटर, तो उसका 18 ग्राम लिखेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा, एक मोल का ये मास हो गया। अच्छा, एक मोल में आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है? तो याद रखिएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एसटीपी पर। याद रखिएगा ये वॉल्यूम कब होता है? एसटीपी। एसटीपी का मतलब है कि इसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। ये याद रखिएगा। एसटीपी का मतलब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर, तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपसे मोल का कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो सॉरी, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके पास मान लो 10⁻10 मॉलिक्यूल है, इसमें कितने मोल होंगे, ये आपसे पूछा, इसमें कितने मोल होंगे, आपको बताना है मोल्स कितना होगा। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 10⁻10 मॉलिक्यूल में हाउ मेनी मोल्स। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए ना, पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड बताता हूं, फिर एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं, ठीक है। पहले बताओ, जब ये पहले याद रखना, ये लाइन आपको पता है, याद रखिएगा ये नोन है, ये आप सभी लोगों को नोन है, मतलब पता है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हैं, यानी कि इसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स का मतलब इसकी बात कर रहा है, और ये यूनिटरी मेथड लगा दो, ये 10 रुपए का 5 पेन था वैसे। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 6.02 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल अगर होते मान लो, तो उसमें कितना मोल होता? 1 मोल होता। ये तो आपको पता है ना, बस 10⁻10 में कितना हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा लिख लिया करो पहले से, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो।
इसमें कितना आ जाएगा, तो मैंने बताया था कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 10 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23, बस ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, बताओ। ठीक है, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक आपको दे दिया जाए 20 ग्राम, तो 20 ग्राम का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने मॉलिक्यूल, इसमें कितने मोल्स होंगे, है ना। एक मान लो, चलो मान लो 20 ग्राम आपके पास वाटर है, 20 ग्राम आपके पास वाटर है, इसमें कितने मोल्स होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो क्या मैं फिर से यूनिटरी मेथड लगा दूं, मैं क्या बोलूंगा, जब वाटर का एक मोल का मास होता है 18 ग्राम, पता है ना, तो अगर वाटर 18 ग्राम होता तो क्या इसमें 1 मोल होता, ये तो पता है ना कि वाटर का मॉलिक्यूल 18 होता है, तो 18 होगा तो 1 मोल होगा। लेकिन आपके पास 20 ग्राम है तो कितना लिख लूं, 20 अपॉन 80, 18। कुल मिला के आप क्या समझ रहे हो कि क्या हम मोल्स निकालने के लिए जो दिया होगा, जो गिवन होगा, जो पूछा गया होगा, मतलब जो पूछा है कि 10 की पावर 10 8 20 ग्राम, क्या इसमें हम इन सब का डिवाइड कर दें, मतलब इन्हीं का डिवाइड कर देंगे। जैसे आपसे पूछा था 20 ग्राम में कितने मोल, तो क्या मैं 20 में 80 का डिवाइड कर दिया था, उसके मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर दिया था, बस यही करना है आपको। आपको नंबर दिया था 10 की पावर 10, तो क्या मैं 10 की पावर 10 में इतने का डिवाइड कर दिया था, कुछ देख रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए एसटीपी पे 5.6 लीटर है, कितना मोल होगा, तो बस 5.6 जो पूछा है कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, याद रखिएगा। यूनिटरी मेथड आप लगाओगे तो यही चीज आएगा, इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा, जिसमें पूछा गया है वो लिख लो अपॉन ये जो आपको पता है, ये सब पता है ना, इनको डिवाइड करना, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास 2 मोल है, बताओ 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 मोल में होगा तो 6.02 10 की पावर 23, तो 2 मोल में क्या हम इसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लगा दें, ऐसे कर दें। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हम इसमें 6 इंटू 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। कुल मिला के क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यूनिटरी मेथड याद रखिएगा और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपको फटाफट देखो कितने आसानी से क्वेश्चन को समझाता हूं। लिखा है 19 ग्राम, तो 90 ग्राम है, तो आपसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करेंगे, जिसमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि H2 एक मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, ये आ जाएगा 5 मोल्स, हो गया 5 मोल्स आ गया, खत्म। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टाइप्स इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। आपके पास एक ग्लूकोज है और 1.8 ग्राम है, तो सबसे पहले ये बताओ, अगर 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, पहले तो ये तो ग्लूकोज जो है वो मॉलिक्यूल एक एटम है, ये जो ग्लूकोज है पूरा, इसमें कई सारे एटम है ना, देखो 6 एटम ऑक्सीजन, 12 एटम हाइड्रोजन, यानी कि इसमें कई सारे एटम है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा, इसका मतलब आपने क्या सीखा, इसका मतलब आपने ये सीखा, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कि अगर इसका वेट दिया है तो वेट अपॉन, मैंने बताया था इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, याद है, उसका जो वेट है 1.8 जिससे पूछा गया है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना आ जाएगा 0.01 मोल आ गया। अगर 0.01 मोल्स ऑफ इतना आ गया, अब बताओ आपसे क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ एटम बताना है, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, हाइड्रोजन के कितने होंगे, टोटल कितने एटम होंगे, ये पूछा है। अब यार एटम निकालने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये तो मॉलिक्यूल है, तो यहां पर सबसे पहले मॉलिक्यूल निकलेगा। बिल्कुल सही बात आपने सोच रहे हो कि अगर ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है तो यहां से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। कैसे, अगर 0.01 मोल्स ऑफ C6H12O6 है, तो क्या हम इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं ग्लूकोज के, कैसे करेंगे। आपको पता है कि 1 मोल ग्लूकोज, मैंने बताया था कि 1 मोल ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 0.01 में कितना हो जाएगा, क्या हम इसी में ये जो 0.01 है इसी में 6 इंटू 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो, ये देखो कहां लिखा है, लिखा है क्या, ये देखो 0.01 में क्या कर रहे हैं, Na का मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। चलो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, अब क्योंकि समझाना पड़ेगा इसको पूरा। 0.01 Na, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.01 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स किसका, किसका आ जाएगा, ग्लूकोज का आ जाएगा, ग्लूकोज का आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आपसे ये पूछा कि देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। अगर एक बार आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया, तो क्या आप नंबर ऑफ एटम, जैसे मैं आपसे पूछूं कार्बन एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, ये पूछा गया है, तो आपको पता है कि एक मोल, एक अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है तो क्या उसमें 6 कार्बन के एटम है,
6 कार्बन के एटम है। तो यहाँ पे क्या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है 0.01 इंटू Na, क्या मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर 6 से मल्टीप्लाई मतलब कार्बन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या यहाँ पे कार्बन के नंबर ऑफ एटम नहीं आ जाएंगे? क्योंकि आपके पास ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इतने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। आपको पता है अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है तो उसमें 6 कार्बन के एटम होते हैं। यूनिटी मेथड लगा रहा हूँ, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 एटम है, तो इतने में कितना हो जाएगा? इंटू 6 कर देंगे। देख रहा हो, अगर आपको हाइड्रोजन पता करना हो तो 0.01 Na जो आया था इंटू क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। ऑक्सीजन निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, टोटल एटम कितना आएगा? तो टोटल के लिए क्या करेंगे? 0.01 इंटू Na में क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? 12 6 6 मतलब 12 प्लस 6 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 24। तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम नंबर ऑफ मोल्स निकालना, फिर जो करना वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस, सबसे पहले MgCl2 एक आयंस नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो पहले आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। चलो जो है पहले वही निकाल लो। अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स निकालें। तो 19 ग्राम को क्या हम नंबर ऑफ मोल्स में लिख सकते हैं? तो 19/95 कर देंगे, तो 1/5 मोल्स आ गया। और अगर ये 1/5 मोल्स आ गया, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हम इसमें, क्या आपको पता है कि अगर एक mg मॉलिक्यूल, एक सेकंड, ये अगर एक MgCl2 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? एक Mg+2 आयन बनेगा, +2 Cl आयन बनेगा। पता है एक मॉलिक्यूल में एक Mg+2 आयन है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल Mg+2 आयन कितने होंगे, तो आपने क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया है? पहले आपने मोल्स निकाला, 1/5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1/5 आ गया। इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया MgCl2 का। अगर आपको Mg आयंस निकालना है तो क्या करेंगे? Mg आयंस निकालने के लिए एक मॉलिक्यूल में एक Mg आयंस है, तो यानी कि 1/5 इंटू Na में कितना होगा? इंटू 1 कर देंगे, तो यानी कि 1/5 इंटू Na आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए टोटल Cl आयन कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/5 ऑन Na। कितना आसान है, देख रहे हो, देख रहे हो। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। फिर इसमें देखो कितने एटम पूछा है, क्या आयन पूछा है, क्या पूछा है, उस तरह से कर लो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे NaCl को ब्रेक करोगे तो एक Na प्लस ये 2 ये, देख रहा हो, इसी तरह से हम लोगों ने किया है। अच्छा, फार्मूला यूनिट का मतलब समझते हो? फार्मूला यूनिट का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फार्मूला यूनिट भी बोलते हैं, तो ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। तो फार्मूला यूनिट का मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे लिखा है 7.45 ग्राम में कितने फार्मूला यूनिट होंगे KCl के लिए। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। तो KCl का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 64.5, इसको सॉल्व करेंगे 0.1 मोल आ जाएगा। फार्मूला यूनिट निकाले, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो क्या हम इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दें, बस ये नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? फार्मूला यूनिट भी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। तो फटाफट देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, सबको पता है PV = nRT होता है। इसमें R की वैल्यू कई सारे होते हैं, 8.31 जूल होता है। जूल में अगर लिखना हो तो 8.31 याद रखिएगा, जूल पर केल्विन पर मोल होता है। अगर आपको एटमॉस्फेयर में लिखना हो तो 0.0821। तो डिपेंड करेगा कि प्रेशर किसमें है, वॉल्यूम। अगर मान लो प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, ATM में दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो क्या हम R की वैल्यू को ये रखेंगे 0.0821, इस तरह से आप पुट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इनके बारे में आपको काफी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गैस, है ना। ये डायरेक्ट आप PV = nRT से भी क्वेश्चन कर सकते हो। मोल्स के सवाल याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है PV = nRT में जो n होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, बट R क्या रखना है ये समझना है आपको। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स बताना है गैस का। 380 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो P = 3 है। फिल्ड विथ कंटेनर और 24.63 लीटर वॉल्यूम है, तो इनटू क्या करेंगे? 24.63 लीटर वॉल्यूम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। R मतलब गैस कांस्टेंट, तो 0.0821 हो गया। लीटर का मतलब टेम्परेचर कितना होगा? 27 है, तो कितना होगा? 300 केल्विन। तो 300 करेंगे केल्विन में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन होता है ना, तो बस निकाल लेना, तो 3 मोल्स आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कई बार लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सर STP क्या होता है, तो STP के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा STP NTP दो अलग अलग टर्म होता है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। याद रखिएगा STP पे जो टेम्परेचर होता है, शायद मैंने पीछे आपको NTP वाला बता दिया था, बट याद रखिएगा STP पे याद रखिएगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 273 केल्विन बोल सकते हो। प्रेशर 180 एटमॉस्फेयर होता है।
हम इसी को ही क्वेश्चन करते समय यूज करेंगे। पहली बात तो याद रखिएगा, ये ओल्ड कन्वेंशन था, अभी चेंज हो चुका है। अभी हम लोग प्रेशर को 1 बार और टेम्परेचर को कोई भी फिक्स टेम्परेचर ले सकते हैं, बट आपको इसको नहीं यूज करना है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, ध्यान सुनिएगा, एसटीपी का, तो आपको हमेशा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेना। आपको पता है एनटीपी क्या होता है? अच्छा, एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? मैंने बताया था 22.4 लीटर होता था, बताया था। एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। अब एनटीपी क्या होता है? एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा प्रेशर, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है, इस तरह से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन एसटीपी आएगा चाहे एनटीपी आएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको सीखना है। कभी भी न्यूमेरिकल अगर आपसे एसटीपी एनटीपी का पूछा जाए तो हमेशा आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना, प्रेशर को हमेशा 1 एटमॉस्फेयर लेना, और इस तरह से क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 89.6 लीटर CO2 एट एसटीपी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार? सिंपल सी बात है, मैंने बताया था गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपसे पूछा गया है तो उसको लिख लो, अपॉन 22.4 करना, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। पीछे बताया था कि नहीं सब? बताओ। और ये क्या होगा? 112 ml O3 एट इतना वर्ड, ये तो वो हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया ना, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीवी, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे में पता है? पहले तो ये 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन का मतलब क्या ये एसटीपी है? पहले ये बता दो, क्या ये एसटीपी है? बिल्कुल, तो ये बोल दिया है, चाहे ये लिखो चाहे एसटीपी लिखो, बात तो एक ही है ना। हालांकि तब भी वही आएगा, चाहे पीवी इक्वल टू एनआरटी करोगे, बट क्या मतलब है उसका, है ना। तो ये बताओ क्या करेंगे, 112 से क्या करेंगे? 112 ml है, तो क्या हम इसमें 22,400 ml से डिवाइड करेंगे? लीटर में होता है 22.4, तो ml में चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22400 ml आ जाएगा, यही हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। कितना आसान है, देख रहे हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, कैसे क्या क्या होता है, ये सब हो चुका है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसमें देखिए कुछ सीखने को आपको मिलेगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स एटम एक ही होता है, याद रखिएगा। कभी भी ग्राम एटम की बात हो या नंबर ऑफ मोल्स हो, दोनों चीज एक ही होता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछे ना, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम एटम बताओ, तो ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल से ही है। ग्राम मॉलिक्यूल भी नंबर ऑफ मोल से ही मतलब होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 ग्राम ऑफ एटम ऑफ सल्फर। सल्फर का 10 ग्राम है, उसका आपसे पूछा है, मास पूछा गया है 10 ग्राम एटम। 10 ग्राम एटम सल्फर का मास, तो ग्राम एटम का मतलब समझते हो? ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि 10 मोल सल्फर एटम होगा, इसका मतलब यही होगा ना, 10 मोल सल्फर एटम की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है सल्फर का नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, तो मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सल्फर एक एटम है, सल्फर एक एटम है, आपको इसका वेट निकालना है, इसका एटॉमिक वेट। अब सल्फर एटम है, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे, क्योंकि सल्फर अकेला है। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, सॉल्व करना, ये आ जाएगा 320, कुल मिला के क्लियर हुआ। तो ग्राम एटम का मतलब मोल्स ही होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछा है आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 96 ग्राम mg। तो 96 ग्राम mg में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, 96 अपॉन क्या करेंगे 12, मैग्नीशियम का 24 होता है ना, एटॉमिक वेट कितना होता है 24, तो ये आ जाएगा 4 मोल्स आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो क्या आप नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल। मैग्नीशियम एक एटम है, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6 × 10 की पावर 23, तो 4 में कितना हो जाएगा? 4 × Na कर देंगे, Na का मतलब वही 6.02 × 10 की पावर 23 कर देंगे, हो गया, 4 × Na आ गया। 96 AMU mg का कितना हो जाएगा बताएं? 96 AMU पता है? अगर आपको पता होना चाहिए 96 AMU, है ना, ये यहाँ पे इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसमें मोल वोल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक एटम आएगा या 2 एटम आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम पहले ये बताओ, एक मैग्नीशियम का वेट कितना होता है? एक mg का वेट कितना होता है? क्या 24 AMU होता है? बताया था। अगर एक एटम का बात करेगा तो हमेशा यूनिट AMU होती है, मोल की बात नहीं हो रही, एक एटम की बात हो रही। यानी कि अगर 24 AMU होता तो मैग्नीशियम का एक मैग्नीशियम होता, एक मैग्नीशियम का एटम होता, लेकिन यहाँ पे 96 है, तो क्या करेंगे 96 अपॉन 24, यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि 4 AMU 4 मैग्नीशियम एटम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, है ना, हम लोग इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर X एक एटम है, Z है और यहाँ पे A है, ठीक है। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर,
क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको समझना ये है कि अगर मान लो एक एटम है 7n14, आपको पता है इसमें नंबर ऑफ ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 7 होगा, और इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 14। एटॉमिक वेट हो जाएगा 14। आपको पता है कि एटॉमिक वेट और प्रोटॉन का आपको पता है कि जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आपको देखो यहाँ पे 14 है एटॉमिक वेट, प्रोटॉन है 7 और प्लस न्यूट्रॉन है। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको बताता हूँ ताकि इसमें कोई डाउट ना हो। वैसे आप लोग बचपन से ये सब सीखते आ रहे हो। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। चलो मान लो आपके पास ऑक्सीजन है 8O16 है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई चार्ज नहीं होता, याद रखिएगा, अगर एटम मॉलिक्यूल पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा दोनों बराबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 16 होगा ना, ये क्या होगा? ये क्या होगा? एटॉमिक, इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास जो यहाँ पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखेंगे। तो जो न्यूट्रॉन आएगा ना वो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे। एटॉमिक मास कितना है? 16 माइनस प्रोटॉन कितना होगा? 8। सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। याद रखिएगा अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाएगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझिएगा, प्रोटॉन अभी भी 8 होगा। जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन होता है। याद रखिएगा प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, तो प्रोटॉन भी 8 होगा। लेकिन -2 का मतलब क्या? इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कर्ज ले लिया है, ऋण ले लिया है, माइनस ले लिया, यानी कि 8 था 2 और ले लिया, यानी कि 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आपसे देखो, अब न्यूट्रॉन निकालोगे तो वही आएगा। न्यूट्रॉन कितना आएगा? प्रोटॉन मतलब कि 8 ही आएगा। एटॉमिक वेट भी 16 आएगा, सब कुछ, बस इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, याद रखिएगा। चार्ज कहीं भी आए प्लस माइनस तो याद रखिएगा बस इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, बाकी सारी चीजें वही रहती है। जैसे Al+3 लिखा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सब 13 होता है। अगर Al पर +3 चार्जेस का मतलब एल्युमिनियम में 3 चार्ज निकाल दिया होगा, 3 प्लस निकाल दिया होगा, तो 13 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या सभी लोगों को ये क्लियर हो गया है? इसमें कोई भी डाउट नहीं है एल्युमिनियम के केस में। चलो, अगर यहां तक सारी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी हैं तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कार्बोनेट है, मान लो ये मोल कॉन्सेप्ट में यूज होगा इसलिए बता दे रहा हूँ। कार्बोनेट में अगर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यार देख लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब निकाल ही सकते हो। पहले आप CO3 के बारे में बताओ, CO3 में कितने प्रोटॉन है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? देखो 6 हो जाएगा, 6 से 12 होता है ना, और न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएगा। 12 - 6 करोगे तो ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे 8 × 3 है, तो 6 + 8 × 3 और -2 का मतलब क्या? +2 ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन आने से, चार्ज आने से केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही रहेगा जो पहले था, अब वो चेंज नहीं होना है। बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस आने से क्या होता है, माइनस प्लस आने से क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इतना, इतने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे इसको समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब चलिए फटाफट बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि अगर एक फॉस्फेट आयन होता तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? निकाल लोगे, अभी तो बताया था 50 आएगा। करके देखना, ये लिखा है ना 15, फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन देखो एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 × 4 कर देंगे, -3 का मतलब +3 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 50। तो 50 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अब सबसे पहले ये बताओ क्या एक आयन है पूरा? सबसे पहले ये देख लो ना कि कितने फॉस्फेट आयन है। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो 9.5 में क्या करेंगे? इसके मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 95, PO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो 95 आएगा, यानी कि ये 0.1 मोल आ गया। अगर ये 0.1 मोल आ गया तो क्या हम नंबर ऑफ आयंस नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल। कैसे निकालेंगे?
नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए जो नंबर ऑफ ये जो मोल्स आया है ना, इसमें क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ आयंस आ गया। और अगर एक बार नंबर ऑफ आयंस आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 50, तो इतने में कितना हो जाएगा, इंटू 50 कर देंगे। यार वही चीज बार बार कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या चीजें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। देख लो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ आयंस, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्यों निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आयंस है भैया, PO4-3 क्या है, एक आयंस है ना, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे। और एक बार अगर नंबर ऑफ आयंस निकल गया फिर आप चाहे इसमें कुछ भी निकाल सकते हो ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले देखो एक आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 50, तो इतने में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड इंटू 50 कर देंगे, आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आइसोटोप्स क्या होगा, आइसोबार क्या होगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग फटाफट यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोटोप्स का मतलब होता है एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। तो एटम जो होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका जो मास नंबर होगा अगर वो डिफरेंट डिफरेंट है उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। समझ में आ गया। आइसोटोप जैसे मान लो कार्बन है C6C12 6C14 है ना, तो क्या ये आइसोटोप्स होगा, क्या इनके दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बिल्कुल। अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम सेम होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, आइसोटोप्स बोलेंगे। इस तरह से याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए गाइस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आइसोबार क्या होता है। आइसोबार क्या होता है याद रखिएगा, जिसमें सेम मास नंबर, अगर मास नंबर सेम होता है उसको आइसोबार बोलते हैं, और अगर सेम एटॉमिक नंबर होता है तो हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, कैल्शियम है 20-40, आर्गन है 80-40, यानी कि 40-40 सेम है, एटॉमिक मास सेम है, इसका मतलब ये आइसोबार हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे यहाँ पे देखो, NH4+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 4 हो जाएगा, 4 × 1, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि आ जाएगा 10, यानी कि सब में क्या 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सारे कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। बात करते हैं आइसोटोन, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, एक्चुअली वो तो सब जानते हैं लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइसोटोन्स का मतलब होता है स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सेम बोला था, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो उसको हम आइसोटोन्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन O 8 और 16 है, तो 16 में से 8 करोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। नाइट्रोजन 7 और 15 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे, कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो 15 - 7 करोगे तो 8 आ जाएगा। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम सेम आ रहा है, बिल्कुल, यानी कि आइसोटोन्स हो जाएगा। आइसोस्टर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल विद सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम भी हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही, उसके साथ साथ सेम नंबर ऑफ एटम हो तो हम उसको बोलते हैं आइसोस्टर। जैसे यहाँ देखो, CO2 है, N2 है, बताओ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम 3, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 × 2 करोगे तो यानी कि 22 आ जाएगा। नाइट्रोजन में देखो 7 × 2 + 8 करोगे तो ये 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो। क्लियर है। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे किसी आइसोटॉपिक मिक्सचर का। आपको बताना चाहिए कि जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना, कौन कौन से, 6C12, 6C13, 6C14, तीनों आइसोटोप्स है, मतलब तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। अब इसका जो परसेंटेज अबंडेंस होता है 99.5% है और इनका थोड़ा सा कम होता है। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका एवरेज कितना होगा। जैसे इसका देखो 12 है, 13 है, 14, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे यही देखना है। यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा उसके कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, तो उन आइसोटोप्स का हम क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो यही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले थे। सब बचपन में आप लोग सीखे होंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक मास, मास अपॉन मोल, ये सारी चीजें। आइसोटोपिक मास क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मास नंबर m1 है, ठीक है। अब हमारे पास दो एलिमेंट है, एक का मास नंबर m1 है, एक का वेट मतलब m2 है, ठीक है। इनका जो परसेंटेज अबंडेंट है a और b है, तो क्या मैं m1 × a + m2 × b अपॉन m1a अपॉन m2 b लिख देंगे, सॉरी मतलब अपॉन a + b लिख देंगे। नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो क्लास में 2 स्टूडेंट है, एक क्लास में 2 स्टूडेंट है, A है और B है, ठीक है। ए का मान लीजिए कुछ 70% है, इसका मान लीजिए कुछ 20% है, तो दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 + 20 = 100 कर देते थे, ऐसे तो करते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो आपको समझना पड़ेगा वो ये है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यही आपको समझना पड़ेगा। देखो मास नंबर m1 है, मेरी बात ध्यान सुनना, m1 जो मास है
एक आइसोटोप है, आइसोटोप का मतलब चलो मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 6C12 है, 6C13 है, 6C14 है। अब समझ जाओगे आप लोग। जो 6C12 है मान लेते हैं इसका 99% है, ठीक है। इसका मान लेते हैं कुछ पॉइंट मान लेते हैं 9% है, इसका मान लेते हैं कुछ 0.1%। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना दिया। आपसे पूछा इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जो एटॉमिक मास हो 12 इंटू क्या कर देंगे 99 कर देंगे, प्लस 13 इंटू 0.9 कर देंगे, देख रहे हो, प्लस 14 इंटू 0.1 कर देंगे, अपॉन टोटल कितना होगा, परसेंटेज में टोटल 100 होता है तो अपॉन 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मतलब उसका मास लिखो, परसेंटेज लिखो, मास लिखो, परसेंटेज लिखो, ऐड करो, अपॉन टोटल परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, हो गया काम। एक आध क्वेश्चन कर लेते हो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का दो आइसोटोप्स होते हैं, 35 और 37, लेकिन इसका जो एवरेज एटॉमिक मास होता है पता है 35.5 होता है। अब ये 35.5 कैसे निकलेगा, हम इसी को यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। क्लोरीन का मान लीजिए परसेंटेज जो अबंडेंस है वो 75% है, यहाँ पे 25% है। जो 37 है क्लोरीन 37, इसका 25% है, और Cl जो 35 है उसका 75% है। तो जब आप दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या 3:1 आएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। या रेशियो नहीं भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या मैं ऐसे कर दूं 35 इंटू 75 देखिए, प्लस 37 इंटू 25 अपॉन टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 100, सॉल्व करोगे कितना आएगा 35.5। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कुछ ये भी चाहे यूज कर सकते हो 3:1 वाला, अगर रेशियो निकालोगे तो 3:1 आएगा, तो मैं इसलिए दूं 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 4 आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ये 35.5 आ जाएगा। कुल मिला के क्लियर है सभी लोगों को? तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट सिग्निफाइज दैट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ध्यान सुनो। द एटॉमिक मास ऑफ बोरान, बोरान का एटॉमिक मास है 10.8 AMU, ठीक है, मतलब एक बोरान का मास होगा, AMU का मतलब एक बोरान का मास होगा, ठीक है, सिंगल बोरान। इफ B एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B10 B11, तो B10 B11 के फॉर्म में बोरान एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ ईच आइसोटोप्स इन ए मिक्सचर ऑफ B10 एंड B11। क्लियर है? कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बोरान है इसके दो आइसोटोप्स हैं B10 B11। हम मान लेते हैं B10 का जो मोल परसेंट है वो x मान लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस x। परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100, तो अगर एक को आपने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। एवरेज मास क्वेश्चन में दिया है 10.8, तो क्या मैं 10.8 लिख लूं? अब मैंने अभी आपको एवरेज के बारे में पढ़ाया था, क्या कि जो एटॉमिक मास होगा इनटू परसेंटेज कर देंगे, तो 10 इंटू x देख लो, प्लस 11 इंटू 100 माइनस x देख सकते हो, अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है? यहां से जब आप x निकालोगे 20 आ गया। 20 का मतलब जो B10 का परसेंटेज है 20%, तो B11 का कितना हो जाएगा 80%। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, फॉर्मूला आपके सामने है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी के बारे में बस इतना याद रखिएगा। वैसे वेपर डेंसिटी का डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, बचपन से सुनते आ रहे हो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है? हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है क्या आपको पता है? अभी आपको बताता हूँ सारी चीजों को, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ गैस है ना, तो डेंसिटी ऑफ गैस होता है PM/RT। मतलब इतना कुल करने की जरूरत नहीं है, मैं सब फालतू बता रहा हूँ, बस इतना याद रखिएगा कि जो वेपर डेंसिटी होता है ना, वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होता है, ये याद रखिएगा। ये क्यों अपॉन 2 होता है मैं आपको बता दूं। ये जो 2 होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, बस दोनों को डिवाइड कर दो। इस तरह से मॉलिक्यूलर, तो कभी भी अगर आपसे वेपर डेंसिटी पूछे तो बस उसका मॉलिक्यूलर मास लिखो, 2 से डिवाइड कर देना, वेपर डेंसिटी निकल आएगा। इस तरह से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 27.6. The mole percent of NO2 in the mixture will be। तो NO2 का मोल परसेंट कितना होगा मिक्सचर में, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तो जो मिक्सचर होगा इसमें NO2 भी होगा और N2O4 भी होगा, सही लिखा है। मिक्सचर में NO2 भी होगा और N2O4 भी होगा। हमने देखो ऐसे मान लिया करो आप लोग, क्योंकि मिक्सचर में देखो NO2 है, आपको परसेंटेज निकालना है, तो मोल परसेंट पहले आप मान लो। मैंने मान लिया इसका x%, इसका मान लिया 100 माइनस x। ठीक है, अच्छा वेपर डेंसिटी आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो क्या आप मॉलिक्यूलर ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हो? तो मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर वेपर डेंसिटी 27.6 है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दें, तो क्या मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मिक्सचर का। बस अगर मॉलिक्यूलर वेट आ गया मिक्सचर का, फॉर्मूला आपके सामने है, तो मोल परसेंटेज निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मिक्सचर इज इक्वल टू, देख रहे हो 26
NO2 का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 26 आएगा, तो 26 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस इसका निकालोगे तो 92 आएगा, तो 92 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर देंगे, एक्स निकाल लेंगे तो 80% यहाँ से निकल आएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली यहाँ पे हम 4 कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट देखिएगा, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। और लास्ट के 2 टॉपिक थोड़े से इसमें थोड़े से आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, याद रखिएगा फिजिक्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, वहां पे मास जो होता है ना, मास कंजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि मास जो होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बाकी जो जनरल रिएक्शन जो हम लोग करते हैं जनरली, जो अपने लाइफ में जो हमारे सब रिएक्शन होती है ना, उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें जो मास होता है वो कंजर्व होता है, मतलब जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे H2O है, अगर एक रिएक्शन है H2O से बन रहा है, मान लो यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 बन रहा है, देखो कि इधर का भी मास 18 आएगा, इसका 2 प्लस यहाँ पे 32/2 करोगे तो ये भी 18 आएगा। तो कहने का मतलब मास कंजर्व होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़ दो बाकी सबका। ठीक है, क्योंकि इसमें सब मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। याद हो गया? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आपको सीखने लायक, जो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब है? डेफिनिट कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा, क्या जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएगा तो क्या 1:8 में मिलेगा? सोच के देखो, आपको पता है कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो ये वाटर बनाएगा, और जब भी मिलेगा तो ये 1:8 में ही मिलेगा, और किसी रेशियो में मिलेगा ही नहीं। अगर आप ये बोलो कि H2 और O2 को हम 1:7 में मिला के वाटर बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होना चाहिए वो 1:8 होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। एटॉमिक वेट देख लो ना, हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन एक ही है, उसका एटॉमिक वेट 16, तो इसका रेशियो लगे तो 1:8, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वाटर बनने के लिए 1:8 होगा, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक टू दिस लॉ एटम कंबाइंस इन ए फिक्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, है ना, याद रखिएगा मासेस का फिक्स रेशियो होगा, इन द कंपाउंड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया? अब देखो थर्ड वाला, थर्ड और फोर्थ थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट, देन द मास ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद ए फिक्स मास अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन सिंपल होल रेशियो। नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनो। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, आपको पता है जब कार्बन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या क्या बना सकता है, CO भी बना सकता है और CO2 भी बना सकता है। सही लिखा है, CO और CO2 दोनों बना सकता है। इसमें ये लिखा है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे, इसमें किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लो। यहाँ पे कार्बन देखो 12 ग्राम होगा, यहाँ भी कार्बन का 12 ग्राम होगा। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा, 16 ग्राम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम होगा। सही लिखा है? तो आप एक काम करो, किसी एक का मास फिक्स कर लो, चाहे कार्बन या ऑक्सीजन, किसी का भी फिक्स कर लो। चलो मैंने कार्बन को फिक्स कर लिया, कार्बन का 12 ग्राम यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिक्स कर लिया, दोनों फिक्स है। अब ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालो, तो क्या 16:32 आ रहा है? क्या ये 1:2 आएगा? क्या ये होल नंबर का रेशियो आएगा? यही है, यही इसी को हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप बोलोगे सर कार्बन का क्यों फिक्स किया, ऑक्सीजन कर लो। चलो ऑक्सीजन का कर लेते हैं, ये 16 ग्राम था, 16 रहने दो, ये 32 को हम 16 कर देते हैं। बताओ, अगर आप 32 को 16 करोगे तो क्या ये 12 का 6 हो जाएगा? अरे यार भैया, इसको भी आधा करोगे तो क्या ये भी आधा नहीं हो जाएगा? तो ये 6 हो गया, और ये 16 का 12 था। अब बताओ कार्बन का रेशियो निकालो, तो 12:6 आ गया, 2:1। क्या ये भी होल नंबर का रेशियो है? बिल्कुल। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी 2 एटम कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे, तो उसमें अगर आप किसी एक का मास फिक्स रखोगे तो जो दूसरे का मास होगा वो होल नंबर का रेशियो होगा। यही है क्या आप यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, जैसे SO नहीं, S और O मिलेगा तो क्या बनाएगा, SO2 SO3। हमने सल्फर को फिक्स कर लिया, 32:48 करोगे, देखो 2:3। क्या ये होल नंबर का रेशियो है? होल नंबर का मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा, 2.3 ऐसा कुछ नहीं आएगा, जब भी आएगा ये होल नंबर का ही रेशियो आएगा। नाइट्रोजन का देख लो, लास्ट एग्जांपल, नाइट्रोजन N2O, बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे, टोटल 5 ऑक्साइड बनाते हैं, पता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर टोटल 5 ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो 5 ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन को हमने फिक्स कर लिया है ना,
या ऑक्सीजन को फिक्स कर लो या जिसको भी फिक्स करना कर लो। चलो मैंने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया। नाइट्रोजन यहाँ पे 14 ग्राम था, तो 14 ग्राम के लिए 16 ग्राम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 28 ग्राम था क्योंकि दो दो नाइट्रोजन है। तो बताओ अगर 28 ग्राम के लिए 16 है तो 14 के लिए कितना होगा, 8 ग्राम होगा। NO2 के लिए 14 ग्राम के लिए 32 हो जाएगा। यहाँ देखो 28 के लिए 48 है तो 14 के लिए कितना होगा, 24 हो जाएगा। 28 के लिए 80 है तो ये 40 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो तो इनका जब रेशियो निकालोगे ना, ये होल नंबर का रेशियो आएगा। निकाल के देख लो, ये 2:1:2, मतलब जब भी निकालोगे ये कैसा आएगा, होल नंबर। तो फॉर दिस लॉ टू बी वैलिड सम आइसोटोप्स एलिमेंट शुड बी यूज्ड। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। एक क्वेश्चन इस पे जैसे एग्जाम में आपके पूछेगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड। फटाफट बताओ किसके लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। क्या इसमें होगा? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इसमें दो ही एटम लेते हैं। आपको याद है जब मैंने CO किया था तो CO2 बना था और CO3। क्या इसमें कहीं तीसरा एटम दिख रहा है? CO और CO2 जो बना था, क्या इसमें कहीं तीसरा एटम दिख रहा है? नहीं, केवल कार्बन और ऑक्सीजन है। तो 3 एटम इसमें कभी नहीं होगा। जब भी होगा हमेशा 2 एटम होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे पिछले वाले एग्जांपल देखो, 2 ही एटम था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हर जगह नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये तो गलत है, इसमें 3-3 ले लिया, सोडियम Cl Br ले लिया, गलत है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 3-3 ले लिया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, गलत हो गया, 3-3 एटम आ गया। ये देखो SO2 और SO3, यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा, इसमें केवल 2 ही एटम होगा। एक सल्फर, जब ऐसे करके चेक कर लो ना, SO2 बन गया, SO3 बन गया, सल्फर को फिक्स कर दो, ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा बिल्कुल होल नंबर का रेशियो होगा, खत्म हो गया, सिंपल सा, ठीक है। एक लास्ट इसमें है जो कि है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है, इसको फटाफट हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है। तो जब आपने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2, कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा। H2O में जो मास रेशियो होगा 1:8 होगा, और यहाँ पे जो H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो होगा वो भी 1:8 होगा। नहीं समझ में आया होगा ना? चलिए ठीक है, मैं अलग से बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। थोड़ा सा इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट को सीखिएगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, फिर से सुन लीजिए। कार्बन था, ऑक्सीजन था, मिल के दोनों क्या बना दिए, CO2 बना दिए, ठीक है। हाइड्रोजन था, इसमें देखो 3 एटम यूज हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, 3 एटम यूज हो रहा है, तो यहाँ पे CH4 बना देगा। मल्टीपल में 2 ही यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 3-3 यूज होता है, CH4 बना दिया, ठीक है। यहाँ तक सही है ना? क्या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। आपको पता है कि H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:8 होता है, पीछे बताया था मैंने। इसका 2, इसका 16, 2:16 का रेशियो लोगे तो 1:8 आएगा। यहाँ पे जो CO2 और CH4 बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम, और हाइड्रोजन जो होगा कितना होगा, 4 ग्राम। तो जो दोनों का रेशियो निकालोगे, हाइड्रोजन रेशियो 32, यानी कि 1:8 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एक दूसरे का रेशियो मतलब दोनों का सेम आ जाए, या फिर कोई इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, जैसे 1/8 यहाँ भी आ गया, n इंटू 1/8, अगर ऐसा कुछ बन रहा है कंडीशन, जैसे मान लो अगर ये 1/16 बनता, तब भी क्या ये होता, बिल्कुल, क्योंकि आप तब ऐसे लिख देते 1/8 इंटू 2 इंटू 1/8। तो यानी कि इस ऐसा कुछ अगर बन रहा हो तो समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन एक और देख सकते हो आप लोग, सल्फर ऑक्सीजन से मिलके SO2 बना लिया और यहाँ पे H2S बना लिया। अब इसका मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए कैसे करेंगे। सल्फर था, ऑक्सीजन से मिला, क्या बना दिया, SO2 बना दिया। सल्फर था, हाइड्रोजन से मिलके H2S बना दिया। देखो क्या ये फॉलो कर रहा है क्या, ये H2O बना दिया। H2O में रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। यहाँ देखो H2O का रेशियो ये 32 होगा और ये कितना होगा, 2 होगा। तो 2:32 का मतलब 1:16 आएगा। अब ये 1:16 है, ये 1:8 है, क्या ये फॉलो कर रहा है? क्या ये मैं ऐसे लिख लूं 1/8 इक्वल टू 2 इंटू 1/16 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बताइए सभी लोग, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें से कौन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। देखो क्या ये करेगा, 3 एटम होने चाहिए। देखो यहाँ पे SO2 है, H2S है, H2O करेगा ना, वही जो पीछे वाला एग्जांपल बताया था, ये वैलिड करेगा ला। कैसे करेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाएगा, सल्फर हाइड्रोजन के साथ H2S बनाएगा, दोनों आपस में मिलकर H2O बनाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा। ये देखो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2,
सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2, ये देखो सल्फर जो है ऐसे लिखा है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 ऐसे लिख लो, सल्फर कार्बन के साथ मिलके CH2 बना लेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के साथ मिलके CO2 बना लिया, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसा कहीं बन रहा है तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चेक कर लीजिएगा और मल्टीपल वो सब जो बताया था। कार्बन यहाँ पे करेगा क्या? नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं कर सकता है। क्यों? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके तो क्या बना लिया? CO2 बना लिया। फिर से ऑक्सीजन लोगे? नहीं। कार्बन सल्फर के साथ मिलके नहीं, तो नहीं हो पाएगा, इसमें करके देखना, नहीं हो पाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड? बताओ, पहले में हो सकता है क्या? नहीं। करके चेक कर लो। जैसे इसमें क्यों हो रहा है? H2O है, NO2 है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? NO2। हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो अमोनिया, आपस मिलेगा तो H2O। रेशियो निकाल के चेक कर लेना, बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करना मैंने आपको बता दिया है। जब यहाँ पे H2O का रेशियो निकालोगे तो 1:8 आएगा। यहाँ पे NO2 में कितना होगा? 32 ग्राम होगा, और अमोनिया में कितना होगा? 3 ग्राम होगा। 3 ग्राम होगा, यानी कि ये 3/32 आ जाएगा। जब यहाँ पे अमोनिया में हाइड्रोजन देखोगे तो कितना आएगा? 3 ग्राम, और H2O में देखोगे तो कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे NO2 में देखोगे 32 ग्राम। तो ये बताओ कि क्या ये 1/8, आप ऐसे लिख लो, तो 1/8 को अगर हम 3/32 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा ये। इसको आप जब निकालोगे तो ये आई होप कि इसमें 3 कितना आ जाएगा? 4 लिख सकते हैं। 3/4 आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा। नहीं, ये तो वैलिड नहीं हो रहा है यार। NO2 NH3 ये तो वैलिड नहीं हो रहा है। चलो मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। एक सेकंड है ना, इसमें देखना पड़ेगा, शायद इसमें कुछ गलत होता है। ये तो नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एटम है, तो 2 एटम कभी रेसिप्रोकल करेगा ही नहीं। ये भी नहीं करेगा क्योंकि आपस में नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। KI KCl KBr ये कर सकता है क्या? KI करोगे तो KI बन जाएगा, और KCl करोगे तो KCl बन जाएगा। फिर इनको आपस में करना था, बट ये कर ही नहीं रहे ICl, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी ही लग रहा है, बट ये इसमें जो मल्टीपल प्रोपोर्शन जो यहाँ पे लिखा था ना, ये रूल नहीं लग रहा है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। बट ठीक है, चलो एक बार ट्राई और कर लेते हैं कि देखते हैं इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब सॉरी, जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन क्या बना लिया? NO2 बना लिया। ठीक है, अमोनिया के साथ क्या बना लिया? NH3 बना लिया। आपस में H2O बना लिया। H2O में कितना रेशियो होगा? 1:8 होगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का 32 है, नाइट्रोजन का 3 है, तो 3/32 ऐसे ही आ रहा है। इसका मतलब यार इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट ठीक है, ऐसा तो हो रहा है ना, ऐसा और किसी में तो हो नहीं रहा था। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा किसी और में हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसको देख लेना। वैसे क्वेश्चन ये सही नहीं लग रहा है मुझे, बाकी इसको हम लोग करेक्ट बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो उस तरह से आपको याद रखना है। लेकिन आप ये चीज भी कभी बनाने की कोशिश करोगे ना तो फर्स्ट में बनेगा, ना तो सेकंड बनेगा, ना तो डी में बनेगा। देख के चेक कर लेना। तो ऐसे भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इसके कम आए हैं, बट हाँ जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसका जानना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कभी भी। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसमें क्या होता है? एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, या आप लोग गैसियस स्टेट में भी पढ़ते हो। इसमें यह है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि अगर कोई गैस है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो, V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसके लिए? गैस। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी ट्रीटेड सिमिलर टू इट्स मोल। क्लियर है? इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। तो गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो एंड देयर वॉल्यूम, वही सब लिखा हुआ है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है। अब इसमें समझना क्या है, आप लोगों को ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, इसके बाद हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे और स्टोइचोमेट्रिक नॉन स्टोइचोमेट्रिक पढ़ लेंगे। बस ये चैप्टर उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, बट मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यार एक बात बताओ, फटाफट देखना यहाँ पे, इसको मैं अलग से बता देता हूँ। आपके पास N2 है प्लस 3H2 है। ठीक है, इसमें बन रहा है, चलो मान लो अमोनिया 2NH3 बन रहा है। आपको मैंने बताया था कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ वॉल्यूम की तरह ट्रीट, मतलब एज ए वॉल्यूम ट्रीट कर सकते हो। जैसे ये कितना मोल है? 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा होता है इसको आप मोल्स की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो अगर इसमें इसको मैं बोल दूं कि अगर ये 10 वॉल्यूम, चलो मैं इसको मान लेता हूँ ये 10 वॉल्यूम है, ऐसे बोल दे रहा हूँ, तो ये कितना होगा? 3 टाइम्स, ये 30 लिख सकते हो, और ये कितना लिख सकते हो? ये 20 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप 10 वॉल्यूम N2 का ले लो, 30 वॉल्यूम हाइड्रोजन का ले लो, तो अमोनिया का 20 वॉल्यूम बनेगा। ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, क्या ये स्टोइचोमेट्रिक रेशियो होगा? स्टोइचोमेट्रिक रेशियो होगा, बिल्कुल ये स्टोइचोमेट्रिक रेशियो होगा। जैसे स्टोइचोमेट्रिक का मतलब और नॉन स्टोइचोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं।
आप मान लो रोटी और सब्जी खा रहे हो, ध्यान सुनना, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको मैं समझाता हूँ हर क्लास में। रोटी सब्जी खा रहे हो, आपके पास 4 रोटी है, ध्यान से सुनना, और 1 कटोरी सब्जी है, ठीक है, 1 कटोरी सब्जी है। आप 4 रोटी 1 कटोरी सब्जी को पूरा खा गए, कुछ भी नहीं बचा, थाली में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या ये रेशियो बिल्कुल फिक्स था? बिल्कुल स्टोइचोमेट्रिक रेशियो था। अब मान लीजिए आपने 10 रोटी ले लिया और सब्जी आपने 1 कटोरी ही लिया है, 1 कटोरी सब्जी ही लिया है। इसका मतलब अब क्या होगा कि 1 कटोरी सब्जी है, रोटी 10 है, लेकिन इसका मतलब रोटी तो 4 ही खा पाओगे ना, रोटी 4 ही खा पाओगे, सब्जी पूरा 1 कटोरी खा डालोगे। इसका मतलब ये कैसा रेशियो होगा? नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा। इसमें सब कुछ नहीं खत्म हुआ, कुछ ना कुछ बच गया, रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ बच गया, सारा प्रोडक्ट नहीं बन पाया। क्या बच गया? रोटी बच गया, समझ में आ रहा है? और कौन खत्म हो गया? खत्म हो गया सब्जी। सब्जी यहाँ पे पूरी खत्म हो गई, और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट, यानी कि ये लिमिट में था। सब्जी आपने क्या लिया था? लिमिट में लिया था, केवल 1 कटोरी लिया था, रोटी तो आपने 10 लेके बैठे थे। इसका मतलब जो सब्जी होगा क्या होगा? लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक का क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? स्टोइचोमेट्रिक का क्वेश्चन कैसा बनेगा और नॉन स्टोइचोमेट्रिक का क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्लियर है कि स्टोइचोमेट्रिक में रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे जब मैं आपको पीछे डिस्कस कर रहा था, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि 50 ml, बताना इसको, अगर मैं वॉल्यूम को 50 ml मान लूं, तो हाइड्रोजन क्या यहाँ पे 150 आ जाएगा। जैसे मोल 3 टाइम्स है, वैसे वॉल्यूम भी 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये 100 ml आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चीजों को आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वही चीज लिखा हुआ है, देखो देखो, सब कुछ वही मैंने बता दिया। लेकिन ये कब होता है? ये केवल गैसेस के लिए होता है, जब सारे गैस होते हैं ना, तब उनके लिए होता है। जैसे ये देखो, ये गैस है ना, ये लेकिन लिक्विड है, तो आप लिक्विड के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन ये गैस है ना, तो इनके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको रूल बताया था। तो ये रूल हमेशा केवल गैस के लिए ही यूज करोगे, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलो, एक क्वेश्चन है छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। इंसुलिन कंटेन 3.2% सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास आपको बताना है, तो फटाफट इसको देखिएगा, सल्फर का परसेंटेज कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सल्फर यहाँ पे 3.2% क्वेश्चन में दिया गया है। इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास नहीं, आपको पता है इंसुलिन का मतलब, इंसुलिन में सल्फर होता है, सल्फर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो डिपेंड करता है कितने सल्फर है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम मोलर मास का मतलब ये होगा कि क्या इंसुलिन में केवल 1 ही सल्फर होगा? देखो, सल्फर होगा तभी इंसुलिन होगा, ये तो श्योर है, बिना सल्फर के तो इंसुलिन होगा ही नहीं। लेकिन मिनिमम मोलर मास का मतलब ये होगा केवल 1 ही सल्फर ले लें। अगर 1 ही सल्फर होगा, केवल 1 सल्फर होगा, मिनिमम 1 सल्फर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एस। यानी कि अगर सल्फर का परसेंटेज अगर आप निकालोगे, आपको पता है कि जैसे मान लो कि आपके पास वाटर है, वाटर में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ कितना होगा, तो क्या करते हैं पता है? ऑक्सीजन का वेट लिख लो जो कि 16 ग्राम होता है, अपॉन टोटल वेट लिख लो जो कि 18 होता है, इंटू 100 कर दो, तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। आई थिंक यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप सल्फर का परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा? 1 सल्फर मान लेते हैं, तो 1 सल्फर का वेट कितना होगा? 32। एक तो मानना पड़ेगा ना। आप बोलोगे सर 2 क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मिनिमम निकालना है, मिनिमम मोलर मास का मतलब केवल 1 सल्फर रखना पड़ेगा। तो सल्फर का परसेंटेज का मतलब कितना सल्फर का मास है, तो 1 सल्फर का मास है तो 32 ग्राम, अपॉन टोटल मास इंसुलिन का इंटू 100, तो टोटल मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ चीजें छुपी होती हैं, तो इसको क्वेश्चन को जब आप पहले से किए रहोगे तभी आप कर पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो फटाफट देखना इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो बना दो, जैसे 6 है, 12 है, 6 है, रेशियो लोगे तो क्या बनेगा? C1 H2 और O, तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर, सॉरी, ये हो जाएगा इंपीरिकल फार्मूला। कहने का मतलब जो सिंपल वाला रेशियो होता है ना, सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपीरिकल फार्मूला। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अच्छा, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि यन का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो C6 था, H12 था, O6 था, इसको मैं ऐसे लिख लूं CH2O6 लिख लूं, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 6 हो जाएगा। सही लिखा है? तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल मास हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला निकालते हो, इसके बारे में ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपके पास 37.5% कार्बन है, 12.5% हाइड्रोजन है, 50% ऑक्सीजन है, और आपसे पूछा गया है इसका इंपीरिकल मास बताओ। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया रहेगा और इंपीरिकल मास पूछेगा, तो क्या करते हैं पता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
इसके एटॉमिक मास में पहले आप जिसका परसेंटेज दिया है ना उसका एटॉमिक मास निकाल लो, और एटॉमिक परसेंटेज को एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को परसेंटेज से डिवाइड कर दो। तो यानी कि क्या यहाँ पे 37.5 में से 12 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो पहले स्टेप में क्या किया, स्टेप नंबर 1 में क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड, मतलब जो भी एटॉमिक मास होगा उस परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे। कर दिया, हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12.5 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 से डिवाइड कर दिया, 50/16 कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे सब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया है जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया है, अब एक बात बताइए ध्यान से, इसमें जो सबसे छोटा, सबसे पहला क्या करना है, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। तो परसेंटेज को डिवाइड करके जो आ गया ना, अब देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, क्या सबसे छोटा है 3.12, ये जो 3 लिखा है सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है ना, फिर उसको क्या करेंगे, सबसे डिवाइड करेंगे, सबसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 12 करेंगे तो 12/4 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, देख रहे हो। तो यानी कि ये आ जाएगा, जो रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा कितना, C1। तो कार्बन के सामने 1 लिख देंगे, हाइड्रोजन के सामने 4 और ऑक्सीजन के सामने 1, यानी कि C1H4 और O1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। C1H4 और O1 लिख देंगे, और इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इंपीरिकल फार्मूला लिखते हैं। इंपीरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, और कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। किसी को डाउट है, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो कुछ आ जाएगी वैल्यू। वैसे यहाँ पे फिर जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उसको सबसे डिवाइड करना है, तो 1, क्योंकि 1 आना चाहिए, 1 तभी आएगा जब सबसे छोटी वैल्यू को सबसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 141 आ गया, बस यही आपका सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया। अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, और आपसे यहां से क्या करो, इंपीरिकल वेट निकाल लो। इंपीरिकल वेट कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16, तो निकाल लो। तो ये जो कुछ भी आ जाएगा, चलो जो भी कुछ आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका इंपीरिकल वेट आ जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर वेट से इंपीरिकल वेट को डिवाइड कर लेना, तो यहाँ से n आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, और यही n का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो इसको आपने सॉल्व किया, 32 आ गया, कितना आ गया 32, इंपीरिकल फार्मूला आ गया, इंपीरिकल मास आ गया 32। अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, चलो मान लो 64 दिया है, तो क्या करेंगे, 64 में से 32 को डिवाइड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, इस इंपीरिकल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो C1 था वो C2 बन जाएगा, H4 था H8 बन जाएगा, और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, और इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग और कर लेते हैं, ध्यान से सुनना फटाफट। A hydrocarbon contains 80%. The vapor density of the compound is 30. The molecular formula of the compound will be. तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, द वेपर डेंसिटी दिया हुआ है कंपाउंड का 30, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होगा, क्या उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है कि केवल कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, इस तरह से कुछ भी ले लो। इसमें कार्बन का अगर 80 ग्राम दिया हुआ है, 80% कार्बन है, तो क्या 20% हाइड्रोजन होगा, तो क्या 20 ग्राम उसमें, अगर मैं 100 ग्राम टोटल मान लूं, तो क्या उसमें 80 होगा कार्बन और 20 होगा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो फिर क्या हम इसका मोल निकाल सकते हैं, पहले आप मोल्स निकाल लिया करो, सबसे पहला काम मोल निकाल लिया करो, क्योंकि आपको पता है ये जो CH ऐसे लिखा होता है, CH4 ये सब लिखा, ये सब मोल का ही रेशियो होता है, याद रखिएगा, ये सब मोल का रेशियो होता है। तो सबसे पहले क्या करो, जो मास लिखा है ना, मास से मत करना, पहले आप मोल निकालना। तो मोल निकालोगे तो क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर लोगे। जो वेट है, आपको पता है कि जो 80% मैंने बताया था कि परसेंट में सीधे क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड कर लो 12 से, ऐसा भी तो कर सकते थे। 80 में 12 से डिवाइड, मैंने बताया था जो परसेंटेज गिवन होता है उसमें एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लो। कुछ याद आ रहा है, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, है ना। 12 से डिवाइड करने का मतलब इसको हम मोल में चेंज कर रहे हैं, क्लियर हो गया नहीं। और यहाँ पे जो 20% हाइड्रोजन का था, इसका एटॉमिक मास 1, तो 1 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो परसेंटेज हो, सबसे पहले एटॉमिक मास से डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करोगे तो ये 1/3 और ये 1 आएगा। इसको क्या करो, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 1:3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा तो हटा देंगे, तो 1:3 आ जाएगा, जैसे 1/3 और 1 है, एलसीएम 3, तो ये आ जाएगा 1, ये रेशियो 3 दोनों में इसको हटा देते हैं तो 1:3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को इसमें एलसीएम जो आता है ना उसको हटा देते हैं, याद रखिएगा। तो 1:3 आ गया, यानी कि कार्बन इसमें 1 होगा, हाइड्रोजन 3 होगा, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब आपसे ये पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा अगर वेपर डेंसिटी 30 है। अगर वेपर डेंसिटी 30 है तो क्या मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल लोगे? मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से 60 आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास 60 आ गया और अगर इंपीरिकल मास निकालोगे तो ये 12 + 3 यानी कि ये 15 आ जाएगा। फिर मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास से इंपीरिकल मास को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 60/15 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, और यही 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो C4H12 देख रहा हो, CH3 चाहे ऐसे लिख दो, यही हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कितना आसान है, देखा आप लोगों ने? कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है स्टोइचोमेट्री। स्टोइचोमेट्री का मैंने आपको बता दिया है। स्टोइचोमेट्री जो रेशियो होता है, जिससे मैंने बताया था ना, सब्जी ले लिया रोटी ले लिया, जितना सब्जी लिया उस हिसाब से रोटी लिया, खत्म हो गया दोनों, इसका मतलब स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्री। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। रोटी सब्जी वाला एग्जांपल याद रखेंगे तो आपको हमेशा एक क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। मोल मोल का रेशियो हो सकता है, मास मोल का हो सकता है, मास वॉल्यूम का हो सकता है, मोल वॉल्यूम का हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम का हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। N2 यही ले लेता हूं मैं, इसी रिएक्शन को फिर से मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखो। N2 + 3H2 और यहाँ पे 2NH3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताना, N2 कितना मोल है? 1, 3 मोल, और ये 2 मोल है, सही लिखा है। ये मोल का रेशियो हो गया। एक मोल में N2, क्या मैं ऐसे लिख लूं इसको 20 अगर मान लो, इसको 20 वॉल्यूम मान लेता हूं, या 20 ml मान लूं, तो क्या ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, सही है। 20, 60 और ये 40 हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं? कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे चाहे मैं लिख दूं इसका 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, ये 28 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं 1 मोल N2 का वेट पूछूं तो 28 ग्राम, और यहाँ पे 6 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे 17 दूना 34 यानी कि 4 ग्राम हो जाएगा। अरे यार, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया है ना, 1 मोल अमोनिया का वेट होता है 17 ग्राम, तो 17 × 2 कर देना, तो ये 34 आ जाएगा। कुछ देख रहे हो आप लोग? कुछ समझ में आ रहा है कि ये जब 28 ग्राम यूज होगा तो ये 6 ग्राम यूज होगा, और ये 34 ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम भी लिख सकते हो, मोल मोल लिख सकते हो, ml ml, मतलब कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो इस तरह से। इसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। मतलब अगर N2 का 28 ग्राम यूज होगा तो हाइड्रोजन का 6 ग्राम यूज होगा, और जो अमोनिया बनेगा वो 34 ग्राम बनेगा। इस तरह से सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, आप बोलोगे सर कोई क्वेश्चन इस पे करा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो चलिए मैं एक आध क्वेश्चन कर लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट द STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम एथेन। जब आप 3 ग्राम एथेन का कंप्लीट कंबशन कराओगे तो कितना O2 रिक्वायर्ड होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया STP पर। तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एथेन का कितना ग्राम ले रहे हैं? 3 ग्राम, और O2 का क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो अगर हम एथेन का सबसे पहले मोल निकाल लें, कोई दिक्कत है क्या? मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जब आप मोल निकालोगे ना तो ये मोल आएगा 0.1 मोल। कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एथेन का वेट दिया है 3 ग्राम, तो 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे 0.1 आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का जो मोल है, मोल इसका तो दिया है 7/2। हो सकता है कि अभी आपको ये क्वेश्चन ना क्लियर हो, रुको मैं अपने तरीके से बताता हूँ, क्योंकि है ना, कुछ चीजें अगर अच्छे से समझा जाए तो और अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे ये देखो, पहले समझो कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम एथेन। आपको पता है जब एथेन, ये हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब आप एथेन का कंप्लीट कंबशन कराओगे तो कंबशन कराने पे हमेशा CO2, अगर आप जाके मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर देखना थर्मोकेमिस्ट्री का, वहां पे सब कुछ बताया हुआ है, और ये +3H2O बन जाएगा। यहाँ तक सही है? बैलेंस रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं, भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को जब बैलेंस करोगे तो राइट साइड में कितने हैं? 2, 4, 7, यानी कि 7 ऑक्सीजन है राइट में, तो 7 लेफ्ट में होना चाहिए, तो 7/2, ताकि 2 कैंसिल हो जाए, 7 ऑक्सीजन आ जाए। सही लिखा है? ये रिएक्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अच्छा, एक बात याद रखना, कंबशन में हमेशा इसको 1 मोल रखेंगे, जिसका आप कंबशन करा रहे हो ना, उसका हमेशा 1 मोल आपको रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम। तो 3 ग्राम लिया गया, तो इसका जो मोल निकालोगे 3 ग्राम का, मतलब ये 0.1 मोल हो जाएगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से करोगे तो क्या ये 0.1 मोल आ जाएगा? सभी लोग बताइए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यार एक बात बताओ, अगर इसका 0.1 मोल यूज होगा तो इसका कितना यूज होगा? ऑक्सीजन का कितना यूज होगा? जब इसका 1 यूज हो रहा था तो ये 7/2 यूज हो रहा था। ध्यान सुनना, जब इसका 1 यूज हो रहा था तो इसका 7/2 यूज हो रहा था। जब इसका 0.1 यूज होगा तो क्या ये 7/2 × 0.1 नहीं होगा? यूनिटरी मेथड लगा दिया, यानी कि ये 0.7 कितना आ जाएगा? 0.7/2 आ जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ तक सही है?
यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको बताना है कि कितने एसटीपी पर वॉल्यूम होगा। आपको पता है कि एक मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल का, जैसे एक मोल अगर ऑक्सीजन होता है तो एसटीपी पर वॉल्यूम मैंने बताया था 22.4 लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर तो 0.7/2 है, तो बस 0.7/2 इंटू 22.4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7.84। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इतना लीटर ऑक्सीजन एसटीपी पर आएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अच्छा, फिर मैंने आपको लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट बताया था। लिमिटिंग रीजन पता है क्या होता है? लिमिटिंग रीजन का मैंने वही बताया था, जैसे फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपके पास, मान लो फिर से वही बता देता हूँ, 4 रोटी है, ठीक है, और 1 कटोरी सब्जी है, ठीक है। आपने पूरा खा डाला और खा के पूरा प्रोडक्ट बना डाला, ठीक है, पूरा पेट में चला गया, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर ये आप डेली खाते हो, एक दिन मैंने क्या किया, 10 रोटी आपको दे दी और सब्जी बस आपको 1 कटोरी दे दी, ठीक है। अब मतलब एक मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ, कोई भस्मासुर टाइप का होगा तो सब खा डालेगा, ठीक है, रोटी ऐसे खा डालेगा बिना सब्जी के, वो अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो 10 रोटी और 1 कटोरी सब्जी को ध्यान से सुनो, क्या ये 4 ही खाएगा? 4 रोटी ही खाएगा और 1 कटोरी यहाँ पे बच जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पे, सॉरी, 1 बच नहीं जाएगा, ये खा डालेगा इतना, लेकिन यहाँ पे 6 रोटी बच जाएगा, 6 रोटी यहाँ पे बच जाएगा। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे लिमिटिंग कौन था, लिमिट में कौन था? सब्जी केवल आपने 1 ही कटोरी लिया था, वो लिमिट में लिया था और वो पहले कंज्यूम हो गया। कहने का मतलब लिमिटिंग रीजन वो होता है जो पहले कंज्यूम हो जाता है, याद रखिएगा। लिमिटिंग रीजन किसे बोलते हैं? जो पहले कंज्यूम हो जाए उसी को हम लोग लिमिटिंग रीजन बोलते हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्लियर लिमिटिंग रीजन कौन होता है? लिमिटिंग रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा खाना पेट के अंदर गया होगा, क्या वो इसी सब्जी के अकॉर्डिंग गया होगा, रोटी के? सब्जी डिसाइड कर रहा है कि आपके पेट में कितना खाना गया है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो कम होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कैसे बनेगा। यानी इसी को लेके हम प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको भूल जाएंगे। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं फिर आप समझ पाओगे। जैसे मान लो N2 है प्लस 3H2 है और यहाँ पे 2 अमोनिया है, ठीक है। मैंने इसका कुछ, चलो मान लो कि कुछ 3 मोल ले लिया और इसका कुछ 5 मोल ले लिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि कितना अमोनिया बनेगा, इसका कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये करेंगे, लिमिटिंग रीजन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 3-5 से नहीं डिसाइड, लिमिटिंग रीजन चेक करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक हालांकि सब लोग आपको बताते हैं, बट सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करना, जो मोल हो ना, मोल हो, उसमें इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। मैंने क्या बोला? इसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, इसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या करना है, जो मोल है इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना। 3/1 आ गया, यहाँ पे जो मोल होगा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। बताओ दोनों में छोटा कौन है? 3 और 5/3 में क्या ये छोटा होगा, ये स्मॉल हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? ये छोटा होगा, ठीक है। यानी कि यही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रीजन होगा। समझ में आ रहा है? ट्रिक समझ में आया कि जो मोल दिया हो क्वेश्चन में, उसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो जो छोटा हो जाए वही लिमिटिंग, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन होगा। यानी कि क्या हमारा यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या यही डिसाइड करेगा? कुछ समझ में आ रहा है? अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब आप इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अभी देखो कि जब 3 मोल हाइड्रोजन था, जब 3 मोल हाइड्रोजन था, तो ये 2 मोल अमोनिया बन रहा था। तो बस यूनिटरी मेथड लगा दो। जब 3 मोल हाइड्रोजन था तो 2 मोल अमोनिया बन रहा था। लेकिन एक्चुअल में कितना मोल हाइड्रोजन है? 5 मोल। एक्चुअल में कितना है? 5। तो 5 मोल अगर हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया, क्योंकि मैंने बताया था जो लिमिटिंग होगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, सबको डिसाइड वही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 × 5/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। कुछ देख रहे हो? 10/3 आ गया, यानी कि कितना बनेगा, 10/3 मोल बनेगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक। अच्छा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। क्या N2 पूरी तरह से खत्म होगा? नहीं, N2 थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा। तो N2 कितना बचा रह जाएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। N2 आपने 3 मोल लिया था। N2 कितना दिया था आपने? 3 मोल लिया था। मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, N2 कितना खर्च हो जाएगा जी? N2 कितना खत्म हो जाएगा, ये भी डिसाइड करेगा हाइड्रोजन। सब कुछ हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, जो लिमिटिंग है। तो देखो N2 कैसे डिसाइड करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब 3 मोल हाइड्रोजन था, जब 3 मोल हाइड्रोजन था तो 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो रहा था। सुनना, जब 3 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा था तो 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो रहा था। लेकिन एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है? 5 मोल। तो 5 मोल जब हाइड्रोजन यूज होगा तो नाइट्रोजन कितना यूज होगा? 5/3। 5 × 1/3 करोगे, 5/3 इतना मोल नाइट्रोजन यूज होगा। अगर 5/3 मोल नाइट्रोजन यूज होगा,
टोटल 3 मोल था, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, जो नाइट्रोजन यूज होगा 5/3 यूज होगा, 3 था, कितना बच गया, यानी कि ये 4/5 बचेगा, सॉरी 4/3 बचेगा, 4/3 यानी कि 4/3 मोल नाइट्रोजन अभी बचा होगा। जैसे आपने 4 रोटी खाया था तो 6 रोटी बच गया था ना, तो वैसे यहाँ पे 4/3 मोल नाइट्रोजन बच जाएगा और 10/3 क्या होगा, मोल्स अमोनिया बन जाएगा। इस तरह से आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। स्टोइचोमेट्रिक लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा। मैंने सारा स्टेप यहाँ पे लिख दिया है कि सबसे पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है, फिर मोल्स लिखना होता है, फिर डिवाइड करना है मोल को स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जो छोटा होगा, जो लीस्ट होगा, वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट कितना खर्च होगा, सब कुछ वही होगा। इस तरह से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन जैसे ये देखो, ये 10 मोल है, ये 10 मोल है, डी कितना बनेगा ये पूछा है, तो बताओ 10/5 कर देना, ये 2 आएगा, 10/2 करोगे तो ये 5 आएगा। छोटा कौन है, ये छोटा है, यानी कि यही डिसाइड करेगा भी, यही छोटा होगा ना, यही डिसाइड करेगा। तो ये 5 से 1 मोल बन रहा था, देखो 5 से 1 मोल बन रहा था, तो बताओ 10 से कितना बनेगा, जो 5 से 1 बन रहा था तो 10 से कितना बनेगा, 2 बन रहा था, यानी डी कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, खत्म। ए कितना बचेगा, वही सब यार करो, क्या दिक्कत है इसमें, सारा कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब वही चीज, सब कुछ वही चीज है, इसमें फिर से सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तो आपको बस वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट में, ये वाला, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखिए, लिखा है 2Na + 2H2O NaOH + H2, ठीक है। 3 मोल सोडियम का है, मतलब इसका 3 मोल लिया गया है, 90 ग्राम वाटर है। अच्छा, 90 ग्राम वाटर को समझते हो, 90 ग्राम वाटर को जब आप मोल में चेंज करोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 5 मोल आ जाएगा, यानी कि ये 5 मोल होगा, देख लीजिए, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीज, हाइड्रोजन कितना मोल रिलीज होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ इसमें लिमिटिंग कौन होगा, जब आप यहाँ पे करोगे 3/2 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, यहाँ पे लिखोगे 5/2, दोनों में छोटा कौन है, ये 1.5 आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है, इसका मतलब छोटा होगा सोडियम, यानी कि सोडियम लिमिटिंग होगा, यानी कि सोडियम डिसाइड करेगा कितना हाइड्रोजन बनेगा। चलो बताओ, जब 2 मोल सोडियम आपने लिया था, क्वेश्चन देखो, तो हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा था, यानी कि 2 सोडियम से 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, और एक्चुअल में कितना लिया गया है, 3 मोल सोडियम, तो 3 से कितना बनेगा, 3/2 बनेगा, यानी कि 1.5 बनेगा, यानी कि क्वेश्चन कितना आ जाएगा आंसर, 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। क्लियर है, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं। H2 कितना मोल होगा, समझ में आ गया, 3/2 मोल H2 यहाँ से रिलीज होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि STP पर कितना हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये पूछा जाए, तो 3/2 मोल का मतलब STP पर कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, खत्म। तो ये वॉल्यूम भी निकाल सकते हो लीटर में, इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन मैंने बता दिया है, आप बोलोगे सर कहाँ बताया है, तो इस चीज को पढ़ने के लिए आप लोग जाइएगा, जो मेरा एक चैप्टर है सोल्यूशन वाले चैप्टर में जाइएगा, वहां पे मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिखाया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है, तो वहां पे जाके पूरा आप कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हुई है। तो कहाँ पे मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म, जो मोलरिटी नॉर्मलिटी परसेंटेज वेट बाय वेट, इस सब चीजों को मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके वहां पे देखिएगा। तो इस तरह से फाइनली हमारा ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।